हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम टू उड़ान स्टडी क्लासेस। उड़ान स्टडी मतलब आपकी सफलता, द वे टू स्मार्ट लर्निंग। साथियों, पिछली क्लास में हमने क्या स्टार्ट करा था? रक्त परिसंचरण तंत्र। आज रक्त परिसंचरण तंत्र की सेकंड क्लास है। हमने पिछली क्लास में रक्त के बारे में कुछ फैक्ट पढ़े थे, उनका थोड़ा सा हम रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था रक्त क्या होता है? रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका जो उत्पत्ति, रक्त की उत्पत्ति कहाँ से होती है, किस जनन स्तर से होती है? तो रक्त की उत्पत्ति मेसोडर्म, भ्रूण के जनन स्तर है, उससे कहाँ से होती है? मेसोडर्म से होती है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। किस प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इतना बता दिया था। उसके बाद हमने बताया था रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, हो गया। उसके बाद रक्त के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग कैसा होता है? बैंगनी होता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। जो ग्लोबिन है ये और हीमो, ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का श्वसन वर्णक है। क्या है? श्वसन वर्णक है। जो इसमें ग्लोबिन है ये क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है। और जो है हीमो, ये किससे बना है? हिमेटिन से। किससे? हिमेटिन से। हिमेटिन में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा धातु पाई जाती है, जिसे Fe भी कहा जाता है। इसमें लोहा की कौन सी अवस्था पाई जाती है? तो Fe+2। आगे बात समझ में? इतना आपको समझ में आया था? चलो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमने इसमें नोट, ये फैक्ट है, नोट डाउन करते चलना। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त पाया जाता है? तो 5 से 6 लीटर, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। जो उसके भार का कितना होता है? तो शरीर के भार का कितना होता है? 7 से 8% होता है। ठीक है, इसको ऐसे समझो जैसे कोई व्यक्ति है, उसका वेट कितना है? वजन 80 किलोग्राम है। ठीक है, तो ये कैसे निकलेगा? 80 का 7% है ना? 80 का 7% है। प्रतिशत हटाएंगे, नीचे क्या लगाएंगे? 100। ये कितनी? 4 टाइम, ये 5 टाइम, ये कितना हो गया? 28/5। तो ये इससे डिवाइडेड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5.6। 5 जा 25, बचे 3 बचे, पॉइंट लगाई, 0 उतारी, ये 5 से कितनी बार? 6 टाइम। आ गया समझ में? तो एक स्वस्थ मनुष्य में कितना? तो लगभग ये कितना? 5.6। तो मतलब कितना हो गया? 6, 5 से 6 लीटर के लगभग। आया समझ में इतना आपको? चलो, उसके बाद होता है, ये किस में होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में, मतलब जो पुरुष होते हैं, पुरुष में कितना होता है? 5 से 6 लीटर। जबकि महिलाओं में कितना होता है? तो 4.5 से 5.5 लीटर। आ गई बात समझ में? तो पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में आधा लीटर या 500 ml रक्त क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना? इतना हो गया सबको क्लियर? चलो, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। ये तो थे रक्त के बारे में जितने भी फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, क्वेश्चन हैं, इनको आप नोट करना और एक बार ध्यान से पढ़ना, आपको सब समझ में आ जाएगा और याद भी हो जाएगा। हमने पढ़े थे रक्त के कितने भाग पढ़े थे? 2। कौन कौन से? प्लाज्मा और सेकंड कौन सा? रक्त वाहिनियाँ। ठीक है ना? चलो आज स्टार्ट करते हैं। कौन सा? प्लाज्मा स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो प्लाज्मा। प्लाज्मा हेडिंग डालना। तो प्लाज्मा क्या होता है? तो देखो समझो, जैसे ये हमारे पास एक रक्त की बूंद है। ठीक है, हाँ ये रक्त की बूंद है। इसमें ठोस कण भी पाए जाते हैं कुछ, ये वाले, और ये बिल्कुल तरल सा पदार्थ रहता है। ठीक है ना? ये पीला पीला तरल सा पदार्थ रहता है।
तो ये कौन होंगे, जैसे ये आरबीसी होती है, ये क्या होगी, डब्ल्यूबीसी होंगी, और जो बड़े आकार में ब्लड प्लेटलेट्स, है ना। और जो पीला वाला जो तरल पदार्थ है ये क्या होता है, ये होता है प्लाज्मा। तो ये प्लाज्मा है, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं इसके बारे में अपन बात करेंगे। तो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। रक्त के दो भाग होते हैं, कौन से, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। उसके बाद जो तरल सा पदार्थ रहता है, पीला गाढ़ा तरल सा पदार्थ रहता है, वो क्या होता है, प्लाज्मा। तो प्लाज्मा क्या होती है इसको समझेंगे थोड़ा सा, इसको करें रफ। देखो प्लाज्मा क्या होती है, तो प्लाज्मा हल्का पीला क्षारीय द्रव होता है। क्या होता है, हल्का पीला क्षारीय द्रव होता है, इसको द्रव, ठीक है। प्लाज्मा हल्का पीला क्षारीय द्रव होता है, हो गया नोट डाउन। दूसरा लिखना, जो प्लाज्मा होती है तो प्लाज्मा में जल कितना प्रतिशत पाया जाता है, क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, एसएससी एग्जाम में पूछा गया है 2 या 3 बार, तो इसको ध्यान रखना। जो प्लाज्मा में जल की प्रतिशत मात्रा, जल की जो प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 90 से 92%, है ना। चलो उसके बाद पूछा गया है कि प्लाज्मा में जो जल है 90 से 92% है, तो बचा 7 से 8% भाग क्या होगा। तो इसको आगे समझो, जो प्लाज्मा में 7 से 8% जो भाग पाया जाता है, 8 से 10%, 8 से 10% जो भाग पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, तो उसमें पाया जाएगा, एक तो जल होता है, प्रोटीन होता है, और क्या होता है, खनिज, लवण या मिनरल्स, ठीक है। ये क्या पाए जाते हैं, ये 8 से 10% जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में 90 से 92% जल पाया जाता है। बाकी भाग में क्या पाया जाता है, इसमें क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है प्रोटीन। इसमें जल तो 90 से 92% हो गया, और जो प्लाज्मा होती है, प्लाज्मा में क्या पाए जाते हैं, तो उसमें प्रोटीन पाई जाती है, खनिज, लवण पाए जाते हैं बचे हुए भाग में 8 से 10% में। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, तो प्रोटीन। कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, इनको आगे समझेंगे हम। देखो जो प्लाज्मा होती है इसमें निम्न प्रोटीन पाई जाती है। एक तो आपने नाम सुना होगा, जो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है, कौन सी, प्रोथ्रोम्बिन। एक होती प्रोथ्रोम्बिन, है ना, ये कौन सी है, प्रोथ्रोम्बिन। एक आपने नाम सुना होगा, कौन सा, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन। ये पाई जाती है किसमें, प्लाज्मा में। एक जो दूसरी होती है प्रोटीन, वो कौन सी होती है, दूसरी कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन। कौन सी, एल्ब्यूमिन। और एक और प्रोटीन पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, ग्लोबिन, ग्लोब्यूमिन, ठीक है। जो प्लाज्मा है उसमें 8 से 10% होता है जो भाग होता है, इसमें प्रोटीन और खनिज लवण पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाती है। इसमें कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो सबसे पहले कौन सी, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। सेकंड कौन सी पाई जाती है, प्रोथ्रोम्बिन एवं फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ से इनके पूछता है कि इनका क्या कार्य होता है, तो जो होता है प्लाज्मा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी होती है, तो एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है किसमें, प्लाज्मा में, लगभग कितने, 7%। सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन होती है कौन सी होती है, एल्ब्यूमिन होती है, ठीक है ना। तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है प्लाज्मा में, एल्ब्यूमिन। सेकेंड जो होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इसके काम पूछता है जो होता है प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये क्या करते हैं, अब ये होगा, आप समझ सकते हो, थ्रोम्बो को मतलब होता है थक्का। किसका थक्का, रक्त का थक्का। तो जो प्रोथ्रोम्बिन है और ये फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये क्या करती है, तो रक्त का थक्का
बनाती है। जब हमारे शरीर में कहीं शरीर के किसी अंग में घाव हो जाते हैं उस समय ब्लड निकलता है, तो उस समय ये फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या करती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। इतना आया आपको समझ में, क्लियर होगा सो गाइस। चलो, एक होती है ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोब्यूमिन प्रोटीन। ये क्या करती है, अब देखो ग्लो का मतलब आप समझते हो क्या होता है, निखार। क्या होता है, निखार। निखार किस पे रहता है, फेस पे। फेस यानी चेहरा, किस पे रहता है, चेहरे पे। जब हमारे शरीर पे, हमारे चेहरे पे ग्लो कब रहेगा, कब रहेगा, जब हम स्वस्थ रहेंगे। स्वस्थ कब रहेंगे, जब हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा। तो जो इससे याद कर लेना, तो जो ग्लोबिन प्रोटीन है ये क्या करता है, ये क्या करता है, तो ये प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है। आगे बात समझ में, क्या करता है, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। अब बात करते हैं एल्ब्यूमिन प्रोटीन। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है साथियों, इसका क्या काम होता है साथियों, तो ये क्या करता है, खनिज लवण। क्या करता है, खनिज लवण या मिनरल्स, खनिज लवण या मिनरल्स का क्या करता है, संतुलन बना के रखता है। एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये खनिज लवण है, मिनरल से उनका एक बैलेंस बना के रखता है कि शरीर के किस अंग को कितना खनिज लवण हमको देना है। इसका संतुलन कौन करता है, रक्त में पाए जाने वाली प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन पाई जाती है। यही क्या करती है, खनिज लवण को का बैलेंस करती है, मिनरल्स का क्या करती है, बैलेंस करती है। इतना आया आपको समझ में, नोट डाउन करो, हो गया होगा, करे इसको रफ। चलो, एक बात और होती है इसमें, प्लाज्मा में क्या होती है, सीरम। तो सीरम क्या होता है उसको और समझो आप। सीरम से 100% क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। चलो, अब प्लाज्मा होती है ना। प्लाज्मा में मैंने अभी बताया था आपको क्या, फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन को अगर प्लाज्मा में से अलग कर दिया जाए तो जो बचा हुआ शेष भाग होता है, ठीक है, क्या होता है, शेष भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। सीरम, उस सीरम का अध्ययन क्या कहलाता है, सीरोलॉजी कहलाता है। क्या, सीरोलॉजी। सीरोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं, तो सीरम के अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। सीरम क्या होता है, तो जो प्लाज्मा प्रोटीन होती है, सॉरी प्लाज्मा रहती है, रक्त का एक भाग रहता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन को अलग कर दिया जाए तो जो बचा हुआ शेष भाग होता है वो क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। और सीरम के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं। सो गाइस, समझ में आया होगा आपको। जो होती है फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन क्या होती है, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होती है। रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, विटामिन के सहायक होता है। कौन सा तत्व सहायक होता है, तो कौन सा होता है, कैल्शियम होता है। जो आगे की बात है अपन कहाँ पढ़ेंगे, रक्त का थक्का कैसे क्या बनता है उसको अपन समझेंगे। इतना आपको समझ में आया होगा। चलो, ये थे प्लाज्मा के बारे में इतने फैक्ट। अब दूसरा होता है कौन सा, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं को हम समझेंगे एक एक करके। इतना करें रफ। चलो, जो रक्त का सेकंड भाग होता है कौन सा होता है, रक्त कणिकाएं। क्या होता है, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती है, तो रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, सबसे पहले आरबीसी होती है, दूसरी कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, और तीसरी कौन सी होती है, ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो हम एक एक को समझेंगे। सबसे पहले किसको समझेंगे, आरबीसी को। तो आरबीसी हेडिंग डालना, ठीक है ना, आरबीसी हेडिंग डालना। आरबीसी
आरबीसी हेडिंग डालो। सबसे पहला क्वेश्चन, इसका उपनाम। आरबीसी का उपनाम क्या होता है? तो इसका उपनाम होता है रक्ताणु। सेकेंड, लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं। और एक और नाम होता है इनका, क्या होता है स्पेशल, इसको ध्यान रखना, कौन सा? एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एरिथ्रोसाइट किसे कहते हैं? तो आरबीसी को कहते हैं। आरबीसी के उपनाम है, इसको रक्ताणु के नाम से जाना जाता है, इसे लाल रक्त कणिकाएं के नाम से जाना जाता है, इसे एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये एरिथ्रोसाइट। ठीक है, आरबीसी को इंग्लिश में क्या कह देते हो? तो रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। ठीक है, चलो दूसरी बात होती है कौन सी? कि इनका निर्माण कहाँ होता है? आरबीसी का निर्माण, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी का निर्माण होता है वो दो अवस्था में होता है। एक तो कौन सी होती है? वयस्क अवस्था, और एक कौन सी होती है? वयस्क एडल्ट होती है। और दूसरी कौन सी होती है? भ्रूण या जायगोट। जब बच्चा माँ के पेट में पल रहा होता है तो उस समय आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? और जब एडल्ट होते हैं, वयस्क होता है, इनमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो जो वयस्क होते हैं इनमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होगा? तो लाल अस्थि मज्जा। कहाँ? लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो में होता है। जो भ्रूण होता है, जायगोट होता है, इसमें आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? देखो, जो भ्रूण होता है उसमें अब अस्थि तो रहेगी नहीं, तो उसमें कहाँ होगा? तो उसमें कहाँ होगा? प्लीहा या यकृत में। भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? प्लीहा में होता है या यकृत में होता है। प्लीहा को स्प्लीन बोलते हैं, यकृत को लीवर बोलते हैं। ठीक है, चलो दूसरा होता है अगला फैक्ट, आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल, तो आरबीसी का जीवन काल अलग अलग बुक में अलग अलग डाटा दिया है। तो जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अकॉर्डिंग इसका डाटा है, इसको सही कर लेना। इसकी जो आरबीसी का जीवन काल होता है वो कितना होता है? 20 से 120 दिन। 20 से 120 दिन का मतलब होता है 20 क्या होता है? न्यूनतम। ठीक है, न्यूनतम। और अधिकतम कितना होता है? अधिकतम 120। आरबीसी का जीवन काल न्यूनतम 20 होता है और अधिकतम कितना होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आरबीसी की संख्या, क्या? आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में आरबीसी की संख्या होती है 50 लाख से लेकर 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर। आरबीसी की संख्या कितनी होती है मानव शरीर में? ये डाटा भी अलग अलग बुक में अलग दिया है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो डाटा है ये सही है। तो आरबीसी की संख्या मानव शरीर में कितनी होती है? तो 50 से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। आरबीसी की संख्या है किससे मापा जाता है? तो एक यंत्र होता है, कौन सा? हीमोसाइटोमीटर। क्या? हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या काउंट की जाती है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आरबीसी का रंग, यहाँ लिख दूँ, आरबीसी का कलर या रंग किसके कारण होता है? तो आरबीसी का जो रंग होता है लाल होता है। कैसा? लाल होता है। जो किसके कारण होता है?
तो मैंने कल बताया था एक श्वसन वर्णक होता है कौन सा, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आरबीसी की संख्या 50 लाख से 55 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर से काउंट किया जाता है, जबकि हीमोग्लोबिन को किससे काउंट किया जाता है, डाउट नहीं होने का, किससे, हीमोमीटर। किससे, हीमोमीटर। दोनों शब्द अलग है। हीमोमीटर से हीमोग्लोबिन की संख्या काउंट की जाती है, हीमोग्लोबिन का लेवल चेक किया जाता है। दूसरा जो होता है आरबीसी की संख्या, तो किससे, हीमोसाइटोमीटर। इसमें एक शब्द दिया है हीमोसाइटोमीटर, जबकि हीमोमीटर से हीमोग्लोबिन को चेक किया जाता है, जबकि हीमोसाइटोमीटर से आरबीसी की संख्या काउंट की जाती है। एक एक शब्द पे आंसर चेंज हो जाता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ना और ध्यान से नोट डाउन करना। इतना आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। चलो करो इसको नोट डाउन, आप सभी डाउन कर लिया होगा आपने। अगला जो फैक्ट है वो क्या होता है, अगला फैक्ट है कि आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया, आरबीसी बनने की प्रक्रिया समझ लो कि आरबीसी के बनने की प्रक्रिया, आरबीसी के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। अगर एरिथ्रोपोइसिस ऑप्शन में ना दिया हो तो आपको एक और शब्द देखने को मिलेगा, कौन सा, देखो आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, तो उसमें मिलेगा हीमोपोइसिस। क्या देखने को मिलेगा, हीमोपोइसिस। ठीक है, आरबीसी के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, एरिथ्रोपोइसिस कहलाती है। अगर एरिथ्रोपोइसिस ऑप्शन में ना दिया हो तो आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, कौन सा, हीमोपोइसिस। चलो अगली बात करते हैं अगले फैक्ट की। जो आरबीसी होती है, आरबीसी का आकार कैसा होता है, कैसा, आरबीसी का आकार कैसा होता है, तो आरबीसी का आकार किस शेप में होता है, या आरबीसी का शेप कैसा होता है, तो आरबीसी का शेप होता है कैसा, डम्बलाकार। डम्बल आकार या डम्बलाकार जो होता है, डम्बलाकार कैसा होता है इसको समझो। ऐसे रहते डंबल कुछ, है ना। तो अगर आपको दिखे कि आपको ऑप्शन में मिले क्वेश्चन में कि आरबीसी का आकार कैसा रहता है, डम्बलाकार। अब अगर डम्बलाकार नहीं है दिया हो ऑप्शन में, तो एक और मिलेगा कैसा, द्विअवतलाकार। द्विअवतलाकार जो अंदर का भाग होता है किस आकार में दिखता है, तो अवतल लेंस की तरह दिखता है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, द्विअवतलाकार भी कहा जाता है। इंग्लिश में से बोलते हैं बाइकॉन्केव। ठीक है ना। तो आरबीसी का आकार कैसा रहता है, तो डम्बलाकार रहता है। डम्बलाकार ऑप्शन में नहीं हो तो द्विअवतलाकार रहेगा, अगर द्विअवतलाकार रहेगा। ठीक है, जो होती है इसकी आकृति कैसी रहती है, डम्बल के शेप जैसी रहती है। आगे बात समझ में। चलो अगला जो फैक्ट है अगला फैक्ट लिखना, आरबीसी का कार्य क्या होता है। आरबीसी का कार्य सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट है, डबल स्टार बना लेना। आरबीसी का कार्य क्या होता है, तो आरबीसी O2 एवं CO2 का परिवहन, अगर CO2 हटा दो या O2 लिख लो तो क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है। ऑक्सीजन का परिवहन जो होती है आरबीसी हमारे शरीर में क्या करती है, ऑक्सीजन का परिवहन करती है और कुछ मात्रा में CO2 का भी परिवहन करती है। सो गाइस इतना समझ में आपको आया होगा, नोट डाउन करो। सो गाइस आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, करते हैं रफ। अगला जो फैक्ट है उसे नोट डाउन करना। अगला जो फैक्ट है वो है कि आरबीसी
की मृत्यु कहाँ होती है, विघटन स्थल किसे कहते हैं। तो इसको समझना, आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है। आरबीसी की मृत्यु प्लीहा या इसे बोलते हैं स्प्लीन या इसे बोलते हैं तिल्ली। ठीक है, पूछा जाता है कि आरबीसी की मृत्यु कहाँ होती है, तो आरबीसी की मृत्यु कहाँ पर होती है, प्लीहा में होती है। प्लीहा को स्प्लीन कहते हैं और इस प्लीहा को क्या कहते हैं, तिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पूछे कि आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है, प्लीहा ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको यकृत भी देखने को मिलेगा। तो कहाँ पर होती है, यकृत में या लीवर में। सो गाइस समझ में आया होगा आपको। एक और फैक्ट, महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है या नहीं, तो लिख लेना कि जो स्तनधारी है ना, स्तनधारी अपन क्या है, स्तनधारी है, तो स्तनधारी की आरबीसी में जो केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, वो क्या होता है, अनुपस्थित होता है। पर अपवाद में भी ध्यान रखना, अपवाद में जो अपवाद होते हैं, अपवाद में 3-4 है जंतु, उनको याद रखना। एक तो होता है ऊंट, एक होता है लामा और एक होता है कौन सा, जिराफ। कौन सा, जिराफ। और जिराफ की बहन होती है कौन सी, छोटी मेंढक। उसको भी स्पेशल ध्यान रखना। जो होता है इनकी जो आरबीसी होती है, इनमें क्या पाया जाता है, इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है। ठीक है ना। जो स्तनधारी होते हैं, पृथ्वी पे जितने भी स्तनधारी है, उनकी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। पर अपवाद में ऊंट, लामा, जिराफ एवं मेंढक है, इनकी स्तनधारी में क्या, इनकी आरबीसी में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इनकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। इनको छोड़कर बाकी किसी भी स्तनधारी में केंद्रक की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। इतना आया समझ में। चलो अगला फैक्ट है, उसे और नोट डाउन करना। ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है दोनों, इनको और याद करना। फिर जो आरबीसी से जो इतने क्वेश्चन है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनसे जो बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, एक होता है कौन सा, आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी नहीं देगा, क्वेश्चन घुमा के दे देगा। कौन सा, हीमोग्लोबिन की कमी, क्योंकि आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो पूछ लेगा कि हीमोग्लोबिन की कमी। वापस अगर वो चालाकी करेगा तो एक और क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि देखो आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो लोहा पाया जाता है, लोहा की कमी। क्वेश्चन 3 तरह से बन सकते हैं, पर इनका आंसर भी क्या होगा, सेम होगा। देखो आरबीसी की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया। कौन सा, एनीमिया होता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग, तो भी एनीमिया। आरबीसी की कमी से भी एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से भी एनीमिया, और लोहा की कमी से भी कौन सा, एनीमिया ही रोग होता है। अब एनीमिया के 2-3 नाम है। इसे बोलते हैं अल्प रक्तता। इसे बोलते हैं कि एक और नाम से बोल दिया जाता है अरक्तता या रक्त की कमी। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। तो क्वेश्चन अपन को वो लैंग्वेज घुमाएगा तो अपन भी चालाक है, तो अपन भी क्या करेंगे, उसको घुमा देंगे। सो गाइस इतना आपको समझ में आया होगा। अब होता है कौन सा, एक होता है इनकी ये तो कम हो गई, कमी से कौन सा रोग होता है ना। एक होता है आरबीसी की अधिकता। ठीक है, आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, यह पूछ लेगा। आरबीसी की अधिकता से, तो जो होती है आरबीसी की अधिकता से होता है कौन सा रोग होता है, पॉलीसाइफोनिया। कौन सा, पॉलीसाइफोनिया होता है। पॉलीसाइफोनिया ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको दिखेगा कौन सा, पॉलीसाइथेनिया।
ठीक है ना, पॉलीसाइथेनिया आपको एक शब्द देखने को मिलेगा। अगर पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको डाउट नहीं होगा, आरबीसी की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, पॉलीसाइफोनिया हो जाता है। पॉलीसाइफोनिया ऑप्शन में ना दे तो आपको एक और ऑप्शन में मिल जाए पॉलीसाइथेनिया, तो ये भी सही होगा और ये भी सही होगा, ठीक है। पर दोनों में से ऑप्शन में कोई सा एक मिलेगा तो उसे आप करेक्ट कर देना, ठीक है ना। आरबीसी की कमी से एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, लोहा की कमी से एनीमिया। एनीमिया के 2-3 नाम है, एनीमिया है, अल्प रक्तता है, और या रक्त की कमी या खून की कमी, ठीक है ना, रक्त या खून की कमी भी हो सकती है। इतना आया आपको समझ में। अब पूछा जाता है एक और क्वेश्चन, इनको ट्रिपल स्टार बना लेना, ठीक है ना। हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इतनी अंदर तक की जानकारी आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। एक होता है कौन सा, लोहा की अधिकता से, लोहा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। अब यहाँ ये बंद बोल देता कि आरबीसी की कमी से पॉलीसाइफोनिया हो गया तो लोहा की अधिकता से भी पॉलीसाइफोनिया हो जाता है, ये रोग हो जाएगा। इसको समझना कि लोहा की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, इस रोग को समझने से पहले एक बात, जो आदिवासी जनजाति के लोग हैं वो क्या होते हैं, शराब के आदी होते हैं। अब वो शराब के इतने आदी होते हैं, जब उनको शराब की लत लग जाती है, शराब पीना होता है उनको, तब उनको कोई बर्तन नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, लोहे के पात्र में ही शराब का सेवन करने लग जाते हैं। जब वो लोहे के पात्र में शराब का सेवन करते हैं तो उनके शरीर में क्या होती है, लोहे की अधिकता हो जाती है, ठीक है। लोहे की अधिकता हो जाती है तो उनमें एक रोग हो जाता है, उस रोग को किस नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। लोहे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, इसको लिख लेना, लोहे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, सिड्रोसिस। क्या, इसको ब्लैक से यहाँ लिख दूँ, सिरोसिस। अगर सिरोसिस ऑप्शन में नहीं हो तो क्या होगा, सिड्रोसिस। क्या, सिड्रोसिस, ऐसे लिख लो इसको, सिड्रोसिस। आ गई बात समझ में, आ गई। इधर लिखूं, चलो उधर दिख नहीं रहा शायद, तो यहाँ लिख लेना कि लोहे की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ सिड्रोसिस। सिड्रोसिस ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको एक शब्द मिलेगा, सिरोसिस। आगे बात समझ में, इतना आपको शायद उम्मीद है क्लियर होगा। बहुत अच्छे से मैंने बताया है, एक एक पॉइंट को ध्यान से नोट डाउन करना और उसको याद करना। आरबीसी में गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आरबीसी में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, जो मैंने फैक्ट बताए उनसे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है ना। सो गाइस, मिलते हैं अगली क्लास में। आज की क्लास को यहीं अलविदा करते हैं। उम्मीद है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है उनसे निवेदन है, पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें साथियों। और कमेंट तो अवश्य करें, कमेंट करके बताएं कि हमारा आपको वीडियो कैसा लगा, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कमेंट से ही हमें पता चलेगा। सो गाइस, थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।